टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट सहारा इंडिया के भुगतान से संबंधित समस्याओं को लेकर आज आपके सामने रूबरू हूं। साथियों, विगत कई सालों से सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर सहारा इंडिया के निवेशक दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। शिकायत, आवेदन, तमाम तरह के प्रयास जितना भी होना चाहिए, कभी उपभोक्ता फोरम में, तो कभी बर्ड्स एक्ट के तहत, तो कभी हाई कोर्ट में, तो कभी सुप्रीम कोर्ट में चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए हैं। आखिर साथियों, मेरा इसमें मानना है कि इसमें सहारा निवेशकों की गलती नहीं है। सहारा निवेशकों की गलती तनिक भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि कोई भी संस्था अगर सुचारू ढंग से विगत 20-25 सालों तक संचालित हो रही हो, चल रही हो, तो निश्चित रूप से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल में लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं उससे बहुत ही ज्यादा जुड़ जाता है। और इसी विश्वास का खामियाजा आज सहारा के निवेशक भुगत रहे हैं। क्योंकि सहारा के निवेशकों को इतना विश्वास सहारा के ऊपर हो गया था कि सहारा भी एक बैंक है। जिस तरह से भारतीय स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, लोग अन्य बैंकों पर विश्वास नहीं करते थे। जैसे आप मान लीजिए कि अगर बोलिए कि आप आईसीआईसीआई में खाता खोल लीजिए, एक्सिस बैंक में खाता खोल लीजिए, तो चूंकि उनके नाम बहुत सारे लोगों को नया प्रतीत होते थे, तो उन बैंकों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन सहारा इंडिया पर विश्वास करते थे। और सहारा इंडिया पर विश्वास करने का कारण यह था कि सहारा इंडिया विगत 1978 से लगातार संचालित होती चली आ रही थी। और वो जब जब जिस डेट को बोली थी कि फला डेट को मैच्योरिटी आपका हो जाएगा, उस मैच्योरिटी डेट के पहले भुगतान करती हुई चली आ रही थी। इसलिए लोगों का विश्वास सहारा के प्रति जुड़ गया था। और लोग राष्ट्रीयकृत बैंकों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन सहारा इंडिया पर विश्वास करते थे। तो आखिर सहारा इंडिया ने विश्वासघात क्यों किया? सहारा इंडिया के सामने ऐसा क्या प्रश्न खड़ा हो गया, ऐसी कौन सी जटिल समस्या खड़ा हो गई कि सहारा इंडिया को अपने लोगों के साथ चली आ रही वर्षों की जो विश्वास जगह था, उसको उन्होंने चकनाचूर तो कर दिया। तो साथियों, अगर इस मसले पर, इस विषम समस्याओं पर हम अगर गौर करें, तो निश्चित रूप से हमको यह आभास होगा, यह प्रमाणित होगा कि कहीं ना कहीं इस तरह का विश्वासघात करने का जिम्मेवार जो है वो सहारा इंडिया नहीं है। जिम्मेवार वह संस्था है जो संस्था निवेशकों के साथ अन्याय न हो, निवेशकों के साथ छल न हो, निवेशकों के साथ धोखाधड़ी न हो। उसकी जिम्मेदारी उस संस्था पर है। उस संस्था के द्वारा यह जो अगूढ़ विश्वास जुड़ा था, अटूट विश्वास जुड़ा था सहारा इंडिया के प्रति, उस विश्वास से चकनाचूर करने को और विश्वासघात करने पर विवश सहारा इंडिया को उस संस्था ने किया। लेकिन अब चूंकि यह बात बहुत बार बोली जा चुकी है, इतिहास की यह बात हो चुकी है, अब हम उन बातों को अलापने से कोई फायदा तो होगा नहीं। आज का सबसे अहम समस्या है कि आखिर सहारा निवेशकों का भुगतान हो तो कैसे हो। यह बहुत जटिल समस्या है। साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, संयुक्त ऑल इंडिया मोर्चा जो सहारा निवेशकों के भुगतान दिलाने के लिए विगत कई वर्षों से लड़ाई लड़ती हुई चली आ रही है, और पिछले साल 2023 से
27 दिसंबर से ही आंदोलनरत है, दिल्ली में उनका आंदोलन चल रहा है, लेकिन उनका आंदोलन सफल होता प्रतीत नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? आज भी सहारा इंडिया में दो गुटों को, दो विचारों को मानने वाले लोग हैं। आज भी सहारा इंडिया के जो एम्प्लॉय हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर यह विश्वास है कि शायद सहारा इंडिया अपने पुनः पुराने जो क्रियाकलाप उनका हुआ करते थे, पुराने दौर में पुनः लौटेगी। सहारा इंडिया के ब्रांच संचालित होंगे, सहारा इंडिया पुनः ओपन होगी, पुनः निवेश लेगी और निवेशकों का भुगतान दिलाएगी। एक ग्रुप वो है, और एक ग्रुप वो है जो चाहता है कि अब सहारा इंडिया पुनः अपने पिछले दौर में कभी नहीं आ पाएगी। अब सहारा इंडिया का नामो निशान मिट जाएगा, यानी सहारा इंडिया खत्म हो जाएगी। तो जो खत्म होने वाले ग्रुप हैं वही लोग आंदोलन कर रहे हैं, और खत्म होने वाले ग्रुपों को मानने वाले निवेशकों की संख्या बहुत ही कम है। लेकिन जैसा कि आज का परिदृश्य में हम को दिखाई दे रहा है कि अब सहारा इंडिया पुनः अपने पुराने दौर में कभी वापस नहीं आ पाएगी। अब आज का विषम समस्या यह है कि जितने लोगों का पैसा सहारा इंडिया में जमा है, उन लोगों का पैसा सकुशल वापस हो सके, तो इसके लिए साथियों इस समय बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर हमारी संख्या बल मजबूत हुई, जैसा कि संयुक्त ऑल इंडिया मोर्चा के द्वारा 10 जनवरी का आह्वान किया गया है कि 10 जनवरी को लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हों और हम सहारा इंडिया के भुगतान दिला के रहेंगे, तो 10 जनवरी को अगर संख्या बल इकट्ठा हो जाती है, तब तो सहारा निवेशकों का भुगतान होना संभव हो सकता है। लेकिन अगर संख्या बल, निवेशकों की संख्या नगण्य रही, कम रही, तब फिर भी सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देगी और निवेशकों का भुगतान होना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं हालांकि कई बार बोल चुका हूं कि ऐसा नहीं है कि संख्या बल से ही सरकार को झुकाया जा सकता है। अगर हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, अच्छे करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, हमारे पास चंद लोग भी हैं, तब भी हम सरकार को झुका सकते हैं। साथियों, महापुरुष हमारे महात्मा गांधी जी ने हमको ऐसा शस्त्र दे दिया है कि सत्य के लिए अगर आग्रह किया जाए और वह बात अगर सत्य है, तो सत्य के लिए सरकार को झुकना पड़ेगा, वहां संख्या बल आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आज यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप भगत सिंह, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल बनने की कोशिश न करें। आप महात्मा गांधी के द्वारा सुझाए गए रास्तों पर चलें। आपने 2014 में देख लिया है कि एक अन्ना हजारे पूरे देश की राजनीति, पूरे देश की विचार, पूरे देश की विचारधारा बदल सकते हैं। तो आप लोग तो लगभग 100, 150, 200, 500 की संख्या बल के साथ दिल्ली में डटे हुए हैं। हमें सिर्फ 4 साथियों की अटूट आवश्यकता है, जो जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो कि हमें निवेशकों का भुगतान दिलाना है। हम लोगों के पास अब दूसरा विकल्प नहीं बचा है। अब सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है कि हम आमरण अनशन पर बैठ जाएं। अगर हम आमरण अनशन पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा। अब आमरण अनशन के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता। इसलिए मैं संयुक्त ऑल इंडिया जनसंघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग 10 तारीख को जो आंदोलन का आह्वान किए हैं, अब आपका आंदोलन सफल होता हो तब तो हम आपको लिए एडवांस में बधाई देते हैं और अब सारे
निवेशकों को तथा कार्यकर्ताओं से भी अपील करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचे। लेकिन अगर आप लोगों का आंदोलन संख्या बल के कारण कमजोर होता है तो आप लोग तत्काल आमरण अनशन की तैयारी करें और सरकार को अल्टीमेटम देते हुए आमरण अनशन पर बैठ जाएं। आप देखते हैं, जानते हैं साथियों, जैसा कि आप लोगों के ही द्वारा बताया गया है कि अब तक लगभग 4-5 हजार एजेंटों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। तो जब 5,000 कार्यकर्ता अपना जीवन लीला समाप्त कर सकते हैं तो हमें इस पुनीत काम के लिए अगर 1-2 लोगों का जीवन लीला समाप्त करना पड़े तो भी बहुत ज्यादा कष्टप्रद नहीं होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब आंदोलन से नहीं, अब बल्कि हमें अन्ना हजारे बनना होगा। अन्ना हजारे और महान पिता महात्मा गांधी जी के द्वारा सुझाए गए रास्तों पर चल के हम लोगों को आंदोलन करना होगा और निश्चित रूप से सरकार झुकेगी। अगर हमारा आमरण अनशन लंबा चला तो हमें जो आज संख्या बल के लिए तरसना पड़ रहा है, संख्या बल भी ऑलरेडी अपने आप इकट्ठा होगा। हमें संख्या बल के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। जैसे ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपका आमरण अनशन चला तो आप 7 दिन बाद देख लीजिए आपके आमरण अनशन के स्थल पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। सारे देश के जमाकर्ता, निवेशक, कार्यकर्ता आप लोगों को सहयोग देने के लिए उपस्थित होंगे। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अब अन्ना हजारे बनिए, आमरण अनशन के लिए कमर कसिए और महान पिता गांधी जी के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलिए, ताकि हम इन रास्तों पर चल के अगर हम विदेशी सरकारों को झुका सकते हैं तो ये तो अपनी सरकार है। अपनी सरकार को झुकाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार झुकेगी, भुगतान होगा। हमारे पास सिर्फ 2-3 माह का ही समय है। इसलिए मैं अंतिम रूप से आप लोगों से निवेदन करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं कि आप लोग आमरण अनशन की तैयारी करें। आमरण अनशन से सरकार बिल्कुल झुकेगी और निवेशकों का भुगतान समय सीमा के अंदर होना सुनिश्चित करेगी। सरकार आश्वासन देगी, सरकार लिखित में आश्वासन देगी कि हम इतने दिनों में भुगतान करेंगे, तभी हमारा आंदोलन सफल होगा। सारे निवेशकों का जो आकांक्षा है वो आकांक्षा सफल होगी। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।